Hello everyone, welcome back to the second part of second chapter of biology, that is systematics of living organism. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। जो भी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, नॉमेनक्लेचर होता है, वही सब इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने वो सब डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग पांचों किंगडम में से 3 किंगडम के बारे में हल्की फुल्की जानकारी लेंगे। उनको डीप में तो नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में कुछ भी ज्यादा डीपली नहीं दिया हुआ है, सिवाय किंगडम एनिमेलिया के। किंगडम प्लांटे भी उतना डीप में नहीं दिया हुआ है। खैर एनसीईआरटी आप प्रीफर करेंगे तो उसमें आपको काफी डीप नॉलेज मिल जाएगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं किंगडम से। तो सबसे पहले कार्ल लिनॉस आए, ठीक है, और उन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में। एक बनाया उन्होंने किंगडम प्लांटे, जिसमें सारे प्लांट, सारे ट्रीज, सब कुछ मतलब उन्होंने किंगडम प्लांटे में डाल दिया। जितनी भी प्लांट की स्पीशीज थी सबको इसमें डाल दिया। और दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, ये किसने बनाया? ये बनाया था कार्ल लिनॉस ने। उन्होंने ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, आरएच विटाकर से भी पहले। तो इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किंगडम को, एक तो एनिमेलिया और एक प्लांटे, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा, मतलब कुछ दिनों तक ये क्लासिफिकेशन चला, बट उतना ज्यादा ये प्रॉपर नहीं था, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अभी किंगडम एनिमेलिया में क्या हो रहा था, इसमें प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन लोगों में काफी ज्यादा डिफरेंस है, बट सब लोग एक ही में आ रहे है ना। प्रोकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा, फिर भी वो उसी में आ रहा है ना। यूकैरियोटिक है हम लोग, या फिर यूकैरियोटिक है बाकी सारे एनिमल्स, तो वो भी उसी में आ जा रहे। सो प्लांटे तो ठीक ठाक था, बट किंगडम एनिमेलिया में उतने ज्यादा लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, है ना। मतलब एक ही में उतने ज्यादा लोग नहीं जम रहे थे। तो ये क्लासिफिकेशन कुछ ही दिन तक चला। फिर 1969 में आ गए रॉबर्ट विटाकर, ठीक है, जिनको हम लोग आरएच विटाकर बोलते हैं। और इन्होंने क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम्स में, दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे और किंगडम फंजाई। ये 5 किंगडम में उन्होंने इसको क्लासिफाई कर दिया। कई दिनों तक डिस्कशन चला कि क्या हम लोग इसमें वायरस को भी ऐड करें, वायरस को क्या हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा या फंजाई में से किसी में रख सकते हैं क्या। लेकिन डिस्कशन के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि वायरस को हम लोग अलग ही रखेंगे, बिकॉज वायरस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब भी वो किसी बॉडी के अंदर आता है तो उसके बाद आने के बाद वो एक्टिव हो जाता है, वरना वो नॉन लिविंग रहता है। इसीलिए उसको नॉन लिविंग ही माना गया और इस किंगडम में उसको ऐड नहीं किया गया, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि किंगडम को सबसे पहले क्लासिफाई किया था कार्ल लिनॉस ने, ठीक है, और उसके बाद क्लासिफाई किया रॉबर्ट विटाकर ने। पहले इन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल और प्लांट में, बट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, काफी दिनों तक चला, बट इतना प्रॉपर नहीं था, इतने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं था कि सभी को एक में रख सके, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जीनस, ऑर्डर, फैमिली ये सब देखा था, तो उसमें कैट, डॉग एक ही में आ रहे थे, बट उनमें बहुत ही ज्यादा डिसिमिलरिटीज है ना। तो आगे चल के हमने उसको और क्लासिफाई किया। तो वैसा ही हुआ, एनिमल्स में से अब कुछ प्रोटिस्टा, मोनेरा अलग कर दिए गए, फंजाई अलग कर दिए गए, ऐसा किया गया। तो ये हमारे 5 किंगडम है। आपको क्वेश्चन आएगा, राइट डाउन द 5 किंगडम्स। बहुत ईजी आएगा, ऐसे ही आता है बोर्ड में, ठीक है। 11th में हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, मतलब यूनिट टेस्ट वगैरह के लिए जब पेपर भेजा जाता था। खैर हमारे कॉलेज में तो कोई पेपर नहीं हुआ था, बट क्लासेस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते थे। मतलब कॉलेज में भी आपको वैसे ही मिलेंगे। अब क्लासेस से तो ज्यादा हार्ड आपको मिलेंगे नहीं, उससे इजी मिलेंगे। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं बोर्ड लेवल के लिए, ठीक है। हम लोग स्टडी करते किंगडम मोनेरा को डीपली। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा में जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म है, सबके सब यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल के बने हुए हैं, कोई ज्यादा सेल नहीं है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर हम लोग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, मतलब कई सारे सेल होते हैं, है ना। हमारी बॉडी में तो हर एक दिन पता नहीं कितने सेल मरते हैं, कितने सेल नए बनते हैं, और इनके बॉडी में सोचो एक ही सेल है, तो वो एक ही सेल कब क्या कैसे 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 मैनेज करते होंगे इन लोग, सोच सकते हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे बड़े लोग हैं, अभी 1000-2000 रुपया डेली खर्चा कर रहे हैं। अब बड़े लोग मतलब एज में बड़े, और छोटे बच्चे उनको 1 रुपया दे दे तो बेचारा 1 रुपया में क्या करेगा, है ना। बड़े लोग हैं, उनको कई सारे पैसे मिल भी रहे और वो खर्चा भी कर रहे। तो वैसे मल्टी सेलुलर के अंदर कई सारे सेल मरते भी है और जिंदा भी होते हैं सेल डिवीजन से। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है, वो डिवाइड तो होता है, बट वो जब डिवाइड होता है तो एक ऑर्गेनिज्म नया बन जाता है। 2 सेल नहीं बनता है, 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मैंने आपको बताया है लास्ट ईयर
बाइनरी फिजन, है ना, अमाइटोटिक डिवीजन होता है, तो वो कौन सा होता है, उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। खैर छोड़ो, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब वेरी ओल्ड, और कैरियो मतलब न्यूक्लियस मतलब इनका न्यूक्लियस काफी पुराना है, काफी पुराना बोले तो वेल डेवलप्ड नहीं है। ये ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनी प्रेजेंट मतलब ये सारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चले, टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे, मैं जब मीनिंग बताता हूँ तो लिखते चले। जैसे प्रोकैरियोटिक मैंने बताया तो आप प्रो को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे प्रिमिटिव, कैरियो को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे न्यूक्लियस। ठीक है, यूनी को अंडरलाइन करे, ऊपर लिखे सिंगल, सेलुलर को अंडरलाइन करे, ऊपर लिखे सेल, और ओमनी में क्या लिखे, ओमनी को अंडरलाइन करे, ऑल लिखे। ठीक है, ऑल एनवायरमेंट, तो ऑल एनवायरमेंट में ये प्रेजेंट रहते हैं। दे आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर कोई हेटेरोट्रॉफिक ही रहता है। कुछ ऑटोट्रॉफिक रहते हैं और उस कुछ ऑटोट्रॉफिक में से कुछ फोटोट्रॉफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं। ऑटो हेटेरो मालूम है ना, ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जो खुद से खाना बनाते हैं। अब आप बोलोगे मैं भी खुद से खाना बना लेता हूँ, मैं भी ऑटोट्रॉफिक हूँ। नहीं, खाना बना लेते हो बट खाने के लिए सामान तो कहीं और से लाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि खाना खुद से बना लिया तो ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या है कि आप सामान भी कहीं से मत लाओ, खुद ही सामान बनाओ, खुद ही से प्रिपेयर करो। ठीक है, तो आप बोलोगे अब मैं खेत पे सब्जी उगा लेता हूँ। अरे यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। प्लांट जो होते हैं वो सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं और अपने पास ही उन लोग फूड जनरेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से खरीद के लाते हैं। आप सपोज अब आप फूड बना भी रहे हो, तो फूड बनाने के लिए खेत में अगर उगा भी रहे हो तो उसके लिए क्या करोगे, आप बाजार से बीज लेकर आओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं पे आप डिपेंडेंट हो, बट वो कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे, सनलाइट आएगी और खाना बनाएंगे। आप बोलोगे वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है, तो सॉरी, इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिलहाल इतना समझ लो, जो खुद से खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, और जो डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर वो हेटेरोट्रॉफिक। तो मैक्सिमम तो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो उस कुछ में से कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब सनलाइट की मदद से, कुछ केमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब केमिकल स्केल से अपना खाना बनाते हैं। इनकी बॉडी में क्रोमोसोम तो नहीं होता है, बट क्रोमोसोम की तरह ही, ठीक है, इनकी बॉडी में क्रोमोसोम नहीं होता है, बट इनकी बॉडी में क्रोमोसोम की तरह स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, डीएनए की कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जरूर प्रेजेंट रहते हैं डीएनए के अलावा। ठीक है, वो तो प्रेजेंट रहेगा नहीं, बट उसके कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इनका जो सेल वॉल रहता है वो पेप्टिड ऑग्लिकायन का बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था इसके बारे में। इसको म्यूरिन भी बोलते हैं और ये बना रहता है शुगर और अमाइनो एसिड से। इसकी बॉडी में स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के, जिसको मैंने बताया। ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। ओके, तो These organisms do not have a well developed nucleus, मैंने बता दिया। DNA exists as a simple double strand circular single chromosome called as nucleoid। इनकी बॉडी में डीएनए नहीं रहता है, ठीक है, बट डीएनए की ही तरह स्ट्रैंड इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। डीएनए नहीं, बट डीएनए की तरह स्ट्रैंड इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ये होता है हम लोगों का प्लाज्मिड, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये क्या होता है, डीएनए के स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मिड। ठीक है, तो इनकी बॉडी में क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमोसोम की जगह डीएनए के कुछ स्ट्रैंड जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड। और स्मॉलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स भी डीएनए के प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। ये तो हो गई पहली बात। इनकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट रहता है। ठीक है, राइबोसोम इनकी बॉडी में रहता है, बट काफी स्मॉल होता है साइज में, और उसको हम लोग बोलते हैं 70S। ठीक है, राइबोसोम की साइज काफी छोटी होती है इनकी बॉडी में, आर स्मॉलर इन साइज देन इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में जैसा राइबोसोम रहता है उसके रिस्पेक्ट में छोटे रहते हैं ये लोग। ठीक है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल और विथ हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन और बडिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लोग असेक्सुअली करते हैं, बाइनरी फिजन करेंगे या बडिंग करेंगे, या फिर बाइनरी फिजन और बडिंग। ठीक है, वेरी रेयरली इन लोग कॉन्जुगेशन मेथड से बहुत रेयर केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वरना मोस्टली इन लोग बाइनरी फिजन बडिंग करते हैं, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और काफी रेयर केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन से मेथड से, कॉन्जुगेशन मेथड से। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली बैक्टीरिया आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 ग्रुप। ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसको आगे चल के 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला स्फेरिकल कॉकस। स्फेरिकल कॉकस क्यों, क्योंकि वो स्फीयर की तरह दिखता है। आपको नीचे देखो वो फोटो दिख रहा होगा आर की बैक्टीरिया में,
ठीक है। और नेक्स्ट आता है हम लोगों का रॉड शेप्ड बैसिलस। रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस। तो रॉड शेप्ड बैसिलस आपको रॉड की तरह दिखेगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है हम लोगों का किडनी शेप्ड विब्रियो। किडनी शेप्ड विब्रियो, किडनी शेप्ड विब्रियो। ओ नो, मैंने माइक कनेक्ट ही नहीं किया, आज प्रॉब्लम हुई थोड़ी आवाज में, रुको चेक करता हूँ अभी। किडनी शेप्ड विब्रियो आपको किडनी शेप में दिखेगा, कुछ काजू की तरह ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ही दिखेगा आपको। और नेक्स्ट आता है लास्ट वाला स्पाइरल स्पिरिलियम। स्पाइरल स्पिरिलियम कैसा होता है, आपको स्पाइरल की तरह दिखेगा ऐसा, ठीक है। तो आपको नीचे फोटोज दिए हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ये हो गए हम लोगों के टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड। अब मैंने आपको बताया किंगडम मोनिरा में बैक्टीरिया वगैरह ये सब आते हैं। तो आगे चल के बैक्टीरिया को हम लोगों ने एवोल्यूशन के बेसिस पर दो टाइप में क्लासिफाई किया। जो इवॉल्व हो गए उनको बोलते हैं यू बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, और जो नहीं इवॉल्व हुए उनको बोलते हैं हम लोग आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जो एवोल्यूशन में पीछे रह गए। तो हम लोग स्टडी करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, जो हम लोगों के लास्ट पार्ट है इसके, फिर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, आर्की बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरियाज में कैसे डिफरेंशिएट किया गया, वो डिफरेंशिएट किया गया डिफरेंट सेलुलर फीचर पर, ठीक है। मतलब इनका जो सेल का फीचर था वो बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा अलग था, जिसके वजह से इनको अलग कर दिया गया। दे आर मोस्टली फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में इन लोग पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा हाई सैलिनिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है, बहुत ज़्यादा नमक है उस पानी में, उस खारे पानी में भी जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइल्स। मतलब ये बैक्टीरिया ऐसे है ना जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे जितनी भी खराब कंडीशन हो। आर्की बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, है ना। फिर हाई टेम्परेचर पर जो लोग सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स, ठीक है। जो हाई सैलिनिटी पर सर्वाइव कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स, और जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब एक्सट्रीमोफाइल्स में ही आ गई ये सब। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का एग्जाम्पल एक है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जो पाया जाता है मतलब जब बफेलो वगैरह मर जाते हैं, काऊ बफेलो, ठीक है, तो उनके रूमिनेंट्स के गट में ये पाया जाता है, और ये मीथेन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बायोगैस प्लांट में, ठीक है। इसके बारे में समझ गए, और कुछ तो है नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो इनका जो सेलुलर फीचर था उसके बेसिस पर इनको अलग कर दिया गया। इनकी सबसे अच्छी एबिलिटी है कि ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। जो हाई सैलिनिटी में सर्वाइव कर लेते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल, जो हाई टेम्परेचर पर उनको बोलते हैं थर्मोफाइल। इनका एग्जाम्पल है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, दैट्स इट। फिर आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, क्योंकि इनका जो सेल वॉल वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब इनसे यू बैक्टीरिया से, सॉरी आर्की बैक्टीरिया से ज़्यादा डेवलप्ड है, और इनके सेल वॉल में रहता है पेप्टिड ऑग्लिकॉन, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक पाए जाते हैं। और द ऑटोट्रॉफ कैन बी फोटोसिंथेटिक लाइक क्लोरोबियम, ठीक है, और क्लोरोमेटियम, और केमोसिंथेटिक लाइक सल्फर बैक्टीरिया। देखो कुछ मैंने बताया ना आपको, कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ केमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। केमो ऑटोट्रॉफ मतलब वो जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो मैक्सिमम तो ये हेट्रोट्रॉफी होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो या तो क्लोरोबियम की तरह हो सकते हैं, मतलब ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या फिर केमोसिंथेटिक हो सकते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया की तरह, ठीक है। तो ये हो गए हम लोगों के टाइप्स। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, ठीक है। और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मल्टी सेलुलर फिलामेंटस फॉर्म्स लिविंग इन फ्रेश वाटर, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में ही ज़्यादा से ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इनकी बॉडी जो है वो म्यूकिलेजिनियस शीथ से कवर्ड रहती है। ये कैसी शीथ रहती है, काफ़ी टफ क्यूटिकल की तरह रहता है, ठीक है, काफ़ी टफ रहता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो टिपिकल प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। मतलब मैंने बताया ना, इनका न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, वेल डेवलप्ड नहीं है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें है CHLA, ठीक है, CHLB, कैरोटीन और ज़ैंथोथिल्स, ठीक है। ये हो गए इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये हो गए इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जब ये लोग फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं
मतलब ऑटोट्रॉफ बनते जब इन लोग अपना, जो लोग ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो लोग खुद से खाना बनाते हैं, उन लोग इन सभी पिगमेंट्स का यूज़ करते हैं सारे केमिकल से, ठीक है। फिलामेंट शोज हेट्रोसिस्ट विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनका जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इन लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर 9th में, ठीक है। तो 9th में हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसे पेड़ रहता है, ठीक है, तो पेड़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, बट उनके जो रूट्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। तो उस नाइट्रोजन को कम करने के लिए इन लोग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नेक्स्ट आता है फिलामेंट, ओके। ये ज़्यादा से ज़्यादा एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक मतलब इन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब बिना ऑक्सीजन के लोग रेस्पायर करते हैं। जैसे दही बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलाई, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर, ठीक है। डिग्रेड करते हैं ऑयल को, बट द स्टोरी डजंट एंड हियर, सम ऑफ देम आर पैथोजन, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे पैथोजन भी होते हैं, सम आर पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ लोग इसमें डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, मतलब आपने सुना होगा बैक्टीरिया की वजह से ये हो गया, ये बैक्टीरिया की वजह से ये हो गया। तो वही होता है कि कुछ कुछ टाइफॉइड, कॉलेरा, टीबी, टिटनस, ये सारी डिजीजेज हमें हो जाती है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम का आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो एक और आता है देखो माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में कुछ नहीं दिया आपकी टेक्स्ट बुक में, इतना कुछ नहीं होता है। इसको बोला गया ये स्मॉलेस्ट फॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग पैथोजेनिक होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिजीज़ करते हैं इन लोग। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो इनकी बॉडी में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो इसकी वजह से जो भी एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं तो ये रेजिस्टेंट की तरह काम करती है उससे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉमन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर सकती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, अभी अब अगर हम लोग कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है तुरंत, बट क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है, तो इसके पास ये प्लस पॉइंट है कि ये उससे रेजिस्ट कर सकती है। कॉमन बोला है, मतलब आप नॉर्मल एंटीबायोटिक जो होती है उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ अगर आप कुछ हार्ड एंटीबायोटिक या फिर जो थोड़ी डेवलप्ड एंटीबायोटिक है वो लेंगे तो यस वो इसको भी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, ये एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन मत लो। आपको क्या याद रखना है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, यही सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज आपको क्वेश्चन में पूछेगा द आर्की बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर आर नोन एज डैश। ऑप्शन में देगा एक्सट्रीमोफाइल, हेलोफाइल, थर्मोफाइल, डैश फाइल, मतलब एक और दे देगा कुछ भी, ठीक है। तो आप लिखोगे थर्मोफाइल, तो ऐसा एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। चलो अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, ओके। तो नेक्स्ट आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मैंने आपको बताया है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, या फिर यू मतलब होता है ट्रू, तो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म शो लिंक विथ ऑल यूकैरियोटिक किंगडम लाइक प्लांटे, फंजाई एंड एनिमलिया। तो याद रखना सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों किंगडम कैसे हैं, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो कुछ टाइप्स हैं। पहला आता है प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, फिर आता है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, फिर आता है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा को पहले हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या बोला है आपको, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज क्राइसोफाइट्स, ठीक है। दे आर कॉमनली टर्म्ड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, मतलब बेसिकली हम लोग इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स बुलाते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्लांट्स की तरह दिखते हैं ना, इसीलिए देखो क्राइसोफाइट्स भी है। फाइट्स मतलब प्लांट, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड आर मेजर प्रोड्यूसर्स इन ओशन। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग इनको देख नहीं सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ओशन में पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग ओशन में पाए जाते हैं, और दे आर रिफर्ड एज डाई एटम्स। मोस्ट ऑफ देम आर रिफर्ड एज डाई एटम एज दे हैव बॉडी वॉल मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर। Diatomaceous earth is nothing but this shell left behind for so many years. Diatomaceous earth is granular, hence find use in polishing and filtration. ठीक है। तो इनके पास इनको हम लोग डाई एटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर, ठीक है। 2 सोप बॉक्स जैसे होते हैं ना, जैसे हम लोग सोप जिसमें रखते हैं उसको आप ऐसे अगर रख दो तो उसी तरीके से सिलिका कवर इनकी बॉडी में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं डाई एटम। इसका फोटो भी आपको दिया हुआ है, प्लीज़ टेक्स्ट बुक निकाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज मैं लिख नहीं रहा हूँ ज़्यादा,
बोल ज़्यादा रहा हूँ और मैं बायो के लेक्चर में ऐसे ही करूँगा, तो टेक्स्ट बुक निकाल के सुनो, या तो मोबाइल साइड में रखो, वीडियो चलने दो, ईयरफोन लगाए रहो। बट दिस शेल लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी ईयर्स, डायटोमिशियस अर्थ इज ग्रेनुलर एंड फाइंड यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉलिश वगैरह में करते हैं चीज़ों को चमकाने के लिए, और फिल्ट्रेशन में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को देखते हैं अब। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआन्स भी बोला गया है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को प्रोटोजोआन्स भी बोला गया है, प्रोटोजोआज। ठीक है, ऐसा क्यों? दे लैक सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, इनके बॉडी में सेल वॉल ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस नहीं होता है। दे लैक सेल वॉल और मैक्सिमम होते हैं हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं मैक्सिमम। और दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स। ठीक है, इनको माना जाता है कि ये पहले एक जानवर की ही तरह थे और एवोल्यूशन के साथ साथ ये ऐसे हो गए, तो इसीलिए इनको हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्टा बोलते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स हैव स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गन। स्यूडोपोडिया आप लोग जानते हो ना, जैसे लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, छोटे छोटे पैर के जैसे होते हैं और उसी से लोग लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। एमीबा इज अ फ्री लिविंग फॉर्म बट एंटोमीबा इज एंडोपैरासाइट एंड कॉजेज एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, एमीबिक डिसेंट्री एक डिजीज है और ये एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जाके इन लोग हार्म करते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स है फ्लैजिला एज लोकोमोटरी ऑर्गन। फ्लैजिला कैसा होता है? फ्लैजिला मतलब ऐसा होता है, देखो ग्रास की तरह। ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है बट फिर भी समझ सकते हो, घास की तरह होता है और उससे वो लोग अपना मूवमेंट करते हैं। ट्राइपोनोजोमा इज अ कॉमन फ्लैजिलेटेड पैथोजन विच कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी जो होती है वो इसी की वजह से होती है, ट्राइपोनोजोमा। ठीक है, पैरामीशियम इज अ सिलिएट प्रोटोजोआन हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन। पैरामीशियम के पास सीलिया होता है लोकोमोशन के लिए। सीलिया कैसा होता है आप लोग पीछे मुड़ के देख सकते हो। ठीक है, सीलिया आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा पेज टर्न करोगे तो आपको सीलिया का दिख जाएगा, मतलब वो भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम इज अ स्प्रोजोआ प्रोटोजोआ, इट कॉजेज मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम के वजह से मलेरिया होता है, आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में, अंडरलाइन कर लो। इट फॉर्म्स स्पोर इन वन ऑफ इट्स लाइफ स्टेज। स्पोर बनाता है ये अपनी एक लाइफ स्टेज में। ठीक है, और फिर उसके आगे देखो खत्म कर दिया गया, तो कुछ भी खास जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। डीप में स्टडी करना है तो मैं यही बोलूँगा, एनसीईआरटी रिफर करो। नेक्स्ट आता है डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, स्पोर्स क्यों बनाते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए। अपनी लाइफ में एक ही बार ये लोग स्पोर बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दीज आर एक्वाटिक, ज़्यादा से ज़्यादा ये मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, दीज आर एक्वाटिक एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मतलब ये लोग परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज के प्लेट से बना हुआ रहता है। ठीक है, प्लेट आप लोग समझ सकते हो, नॉर्मल प्लेट ऐसा देखो सीधी, ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट, तो ये सेल्यूलोजिक प्लेट से बना हुआ रहता है। दे हैव अ वाइड रेंज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इनके बॉडी में कई सारे फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट मतलब क्या बोल सकते हो? पिगमेंट मतलब कलर बोल सकते हो। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू। ठीक है, रेड और ये सारे कलर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। गॉन्यूलेक्स इज अ डाइनोफ्लैजिलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमस रेड टाइड। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन है पीछे देखो, तो मैं इसको लिख देता हूँ। गॉन्यूलेक्स इज डाइनोफ्लैजिलेट और यही रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड के वजह से। कभी कभी देखो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो वहाँ पे जो समुद्र है वो काफ़ी रेड दिखने लगता है, तो ये किसके वजह से? ये इसके वजह से, गॉन्यूलेक्स के वजह से। ठीक है, ओके। इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड। ये पूरी की पूरी समुद्र को ऐसा दिखा देता है कि लाल दिख रही है। सोचो कितनी ज़्यादा पावर है इन ऑर्गेनिज्म में। नीचे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, तो देखो आप लोग, वो भी रेड है। ठीक है, रेडिश है वो लोग भी। फिर आता है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो मैं इसको आगे पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आइए स्टडी करते हैं हम लोग फंजाई लाइक प्रोटिस्टा और यूग्लिनॉइड्स के बारे में। ठीक है, और किंगडम प्लांटे को हम लोग आज कुछ भी स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज 3rd चैप्टर में वो है। सेम एज किंगडम एनिमेलिया की अभी हम लोग कुछ स्टडी नहीं करेंगे, बिकॉज 4th चैप्टर में वो है। वैसे भी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इनको हम बोलते हैं मैक्सोमाइट्स। मैक्सिमम फंजाई लाइक प्रोटिस्टा को हम लोग बोलते हैं मैक्सोमाइट्स। ठीक है,
और ये पाए जाते हैं डिकेइंग लीव्स पर, मतलब जो भी लीव्स गिर जाते हैं, ठीक है, पेड़ से गिर जाते हैं या फिर डिके होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, उन पर ये फंजाई पाए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इनको स्प्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी इसीलिए इनको हम बोलते हैं। इनका जो सेल रहता है वो एग्रीगेट करता है, एग्रीगेट मतलब साथ में आता है और बनाता है सेल मास, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। अब ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरिया करता था, ठीक है, दूसरा वाला प्लाज्मोडियम है। द स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मोडियम, इस प्लाज्मोडियम से जो स्पोर प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी टफ होता है, बहुत टफ होता है, और हार्श कंडीशन को भी वो सर्वाइव कर लेता है। हार्श कंडीशन मतलब खतरनाक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन, उसको भी ये सर्वाइव कर लेता है। फिर आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, बट उनके पास एक टफ कवरिंग होती है उनकी बॉडी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीनोसियस पेलिकल, ठीक है। और ये पोज करते हैं दो फ्लैजिला, एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है, एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है। फ्लैजिला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो फ्लैजिला, ठीक है। आई होप आप टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो। ओके, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं। कब हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं? चोर की तरह इन लोग देखो, जब लाइट नहीं रहती है ना तो इन लोग हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं। लाइट नहीं है तो इन लोग हेट्रोट्रॉफिक रहेंगे, और जैसे ही लाइट आएगी तुरंत इन लोग ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हायर प्लांट्स रहते हैं, कई सारे इनके पास पिगमेंट्स रहते हैं, बट वो पिगमेंट्स वो तभी पोज करते हैं जब लाइट रहती है। लाइट नहीं रहती है तो ये लोग बोलते हैं अरे हम तो गरीब है, लाइट आई तो अमीर हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का यूग्लिनॉइड्स। अब हम लोग देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में भी आपके पास 4 टाइप है, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिनके पास सेल ही नहीं है, और उसमें आता है हम लोगों का वायरस, ठीक है, कोरोना। ओके, लेट्स स्टडी किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है। यू मतलब ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर, ठीक है। और ये शो करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और इनकी बॉडी जो है वो हाइफा से बनी हुई रहती है, या फिर इनकी बॉडी यूनिसेलुलर रहती है, ठीक है। या तो इनकी बॉडी एक सेल से बनी हुई रहेगी, या तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइफा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हम हाइफा, उससे इनकी बॉडी बनी हुई रहती है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफा, या तो उससे बॉडी बनी है, या तो इनकी बॉडी है यूनिसेलुलर, ठीक है। और लार्ज फंजाई सच एज मशरूम, मशरूम के पास होता है कॉम्पैक्ट ऑफ मास सेल, ठीक है। मशरूम के पास कई सारे सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्ट मतलब पूरे जमा रहते हैं सेल्स। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटोप्लास्ट होता है कई सारे न्यूक्लियाई के साथ, एक न्यूक्लियाई नहीं, कई सारे न्यूक्लियाई, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट मतलब कौन? प्रोटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनकी बॉडी में ये रहता है और कई सारे न्यूक्लियाई के साथ रहता है, ठीक है, विथ मेनी न्यूक्लियाई। फिलामेंटस फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। फिलामेंटस फंजाई कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। और फिलामेंटस फंजाई जो रहते हैं उनकी बॉडी को बोलते हैं माइसीलियम, जिसमें हाइफा प्रेजेंट रहता है। अब हाइफा विथ सेप्टा हो सकता है या फिर विदाउट सेप्टा हो सकता है। अब सेप्टा मतलब क्या है? सेप्टा मतलब होता है लकीर, सेप्टा मतलब होता है लकीर। उस हाइफा में या तो एक लकीर की तरह होगा, या तो वो हाइफा बिना लकीर के होगा, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ अ चिटिन, पॉलीसैकेराइड और फंगल सेलुलोज। मैंने आपको बताया है चिटिन क्या होता है, काइटिन क्या होता है, जो भी बोलो। द फंजाई एग्जिबिट हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेट्रोट्रॉफिक रहते हैं लोग, ठीक है। मोस्टली दे आर सेप्रोफाइटिक, सम ऑफ आर पैरासाइटिक और प्रीडेटर्स, ठीक है। अब प्रे और प्रीडेटर मैंने आपको बताया है। प्रे और प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब शिकारी, प्रे मतलब शिकार। तो एक शिकारी की तरह ये लोग काम करेंगे, या तो इन लोग या तो इन लोग पैरासाइटिक रहेंगे, मतलब दूसरे को हार्म पहुंचाएंगे। अब वो अंदर से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं है। सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक मतलब लीव्स पर जो लीव्स डिके होते रहते हैं उन पे ऊपर ये ग्रो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोग फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग इन सब से करते हैं। और जो फंजाई होते हैं वो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरे प्लांट्स के साथ ये रिलेशनशिप रखते हैं, जिसमें इन लोग एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिससे सामने वाले ऑर्गेनिज्म को भी फायदा होता है,
इनको भी फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे हायर प्लांट्स के रूट्स को ये लोग हेल्प करते हैं वहाँ पे, और अलगे के भी साथ रह सकते हैं, लीचन्स के भी साथ। ठीक है, तो कि इन सभी के साथ ये एसोसिएटेड रहते हैं। दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। मशरूम आर कंज्यूम्ड ऑफ फूड, यीस्ट इज यूज्ड इन बेकरी एंड ब्रेवरीज। पेनिसिलियम अ फंगस वेल नोन एंटीबायोटिक। ठीक है, मतलब इन लोग हार्मफुल भी होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि जो मशरूम होता है वो कभी कभी जो मशरूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी बोल सकते हैं उसको, बट कभी कभी जहरीला भी मिल जाता है। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो ईस्ट, खमीर वगैरह यूज़ होता है बेकरी में, ब्रेवरीज, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। पेनिसिलियम आप लोग जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एंटीबायोटिक है। ठीक है, और इसमें फंजाई यूज़फुल होता है। हार्मफुल फंजाई डिजीज़ कर देते हैं कभी कभी प्लांट एनिमल में, जिसको हम बोलते हैं प्यूशिनिया। ठीक है, फंजाई आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन देयर स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज एज फॉलोज। फंजाई को आगे चल के उनके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, और उनके बेसिस ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या डिफरेंसेस हैं सभी में। ठीक है, तो इसके बेसिस पर उनको तीन या चार टाइप में क्लासीफाई किया गया है। 3 टाइप में ही आपको डीप में दिया हुआ है, 2 ही टाइप का आपको डीप में दिया हुआ है, बाकी 2 टाइप आपको ऐसे ही दे दिया गया है। तो बाकी जो डीप में नहीं दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डीप में दिया है वो आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टाइप में आगे चल के क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ फंजाई। सबसे पहला टाइप आता है फाइकोमाइसीट्स, और फाइकोमाइसीट्स को हम बोलते हैं अलगल फंजाई। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा असेप्टेट होते हैं, असेप्टेट हाइफा होता है इनके पास। असेप्टेट मतलब उनमें सेप्टा नहीं होता है। ठीक है, असेप्टेट हाइफा होता है इनके पास, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्ट और डैम्प हैबिटेट पे ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ पे भी इनको गीली जगह दिखती है वहाँ पे ही इन लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, उनका हैबिटेट, उनका रहने का स्थान यही है। ठीक है, और कभी कभी लोग ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर भी इन लोग ग्रो होते हैं या फिर रहते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और ये एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ठीक है, एक्वाटिक हैबिटेट में भी रहते हैं या कभी कभी प्लांट्स पे भी रहते हैं। प्लांट्स पे कैसे रहेंगे? प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट रहेंगे। पैरासाइट मतलब उसको हार्म करेंगे वहाँ पे रह के। ठीक है, एक्वाटिक मतलब समुद्र में भी रहेंगे, और प्लांट्स पे एज अ पैरासाइट भी इन लोग ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आता है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी सेलुलर ही होता है, और कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब सैक फंजाई में कुछ कुछ डिकम्पोजर होते हैं, और कुछ कुछ पैरासिटिक होते हैं, और कुछ कुछ कॉप्रोफिलस होते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब जो गोबर पे उगते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। पैरासाइट मतलब जो दूसरों को हार्म करते हैं। ओके, फिर जो सैक फंजाई होता है वो कुछ कुछ मोरेल्स हो सकते हैं, कुछ कुछ ट्रफल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इसकी वेराइटीज़ है, और इसका एग्जांपल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। नेक्स्ट आता है बैसिडोमाइसीट्स। बैसिडियोमाइसीट्स जो होता है इसको हम लोग क्लब फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो सेप्टा होता है, इनका जो सेप्टा होता है, हाइफा जो होता है वो सेप्टा के साथ बना हुआ रहता है, बट वो साथ में ब्रांच्ड भी रहता है। ठीक है, ब्रांच्ड रहने के कारण हम लोग इनको क्लब फंजाई भी बोलते हैं, और इससे ज़्यादा आपकी टेक्स्टुक में कुछ दिया नहीं है। फिर एग्जांपल है एग्रीशियस और प्यूशिनिया एक्सेट्रा। 2 एग्जांपल याद रखो, इनफ है बोर्ड के लिए। फिर आता है ड्यूट्रोमाइसीट्स। इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, और ये मोस्टली करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतना ही दिया है। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया कोलेट्रिकम। ठीक है, कोलेटोट्रिकम। तो ये हो गए हम लोगों के 4 टाइप के फंजाई। देखो 3 मिनट में हम लोगों के चारों टाइप के फंजाई हो गए। यही शॉर्ट नोट होता है। ठीक है, यही शॉर्ट नोट होता है। आप जब नोट्स बनाओ बायो के, अगर बनाते हो तो ऐसे ही शॉर्ट में लिख लिया करो, बस इसमें ही हो गया आपका सब, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं किंगडम। सारे किंगडम अब हम लोगों के खत्म हो गए। एनिमेलिया में हम लोग स्टडी करेंगे लास्ट में, छोड़ो उसको। अब हम लोग देखते हैं असेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आता है वायरस और टाइप्स ऑफ वायरस। दैट्स इट। ओके, लेट्स स्टडी असेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी दिनों तक डिबेट चली कि क्या हम वायरस वायरॉइड को भी किंगडम मोनेरा या किंगडम फंजाई या किंगडम प्रोटिस्टा कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए। सबसे पहले जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा पाया गया कि ये जो वायरसेस थे ये अगार जेल में, अगार जेल कैसा होता है, एक्वस होता है। ठीक है, जेली होता है ना, जैसा हम लोगों का नॉर्मल कैसा बोल सकते हैं हम लोग, उसी में अगार जेल में ये माइग्रेट कर पा रहा था। ठीक
ठीक है, मतलब जब अगार जेल में हमने इसको डाल दिया तो इसकी मूवमेंट चालू हो गई, तो लोगों ने बोला यार ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट जब इसके न्यूक्लियस वगैरह की जांच की गई तो पता चला कि ये बने हुए रहते सिर्फ प्रोटीन से, मतलब ये प्रोटीन ही है। ठीक है, हर प्रोटीन जरूरी नहीं होता है प्रोटीन समझ के मत ले लेना वायरस। तो प्रोटीन से ही लोग बने हुए हैं, ऐसा बाद में पाया गया। और ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी में प्रोटीन कोट तो होता है, बट इन लोग अपना मशीनरी नहीं रखते हैं। मतलब प्रोटीन से तो बने हुए रहते, बट इनके पास कोई अपना मशीनरी नहीं होता है जिससे इन लोग अपना सारा फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। इतना पता चलने के बाद जो लुईस थे, ठीक है, लुईस पैस्च्योर, इन्होंने वायरस को नाम दे दिया वेनोम, क्योंकि वेनोम मतलब होता है पॉइजन। बट जब अगार जेल में इसकी मूवमेंट दिखी तो इसका नाम रख दिया गया वायरस। ठीक है, न्यू नेम रख दिया गया बाय एमजे बीजरनक। ठीक है, तो thus being an infectious soluble agent he called the filtrate as contagium vivum fluidum। ठीक है, इसका नाम है फिल्ट्रेट का। फिल्ट्रेट मतलब क्या, देखो जब इन लोग जो ये वायरस है अगार जेल में जब इसको डाला गया तो उसमें ये सॉल्यूबल था, है ना। तो उसके बाद जो फिल्ट्रेट मिला उसको बोला गया कॉन्टेगियम वीवम फ्लूइडम। इट वॉज साइंटिस्ट स्टैनली हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरस आर इनर्ट आउटसाइड। वायरस जो होते हैं वो बाहर से तो इनर्ट होते हैं, मतलब बाहर रहेंगे तो नॉर्मल ऐसा गिरे पड़े रहेंगे, बट एक बार गलती से किसी के अंदर गए तो वहाँ पे जाके लोग एक्टिव हो जाते हैं, पूरी बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं, सामने वाले के माइंड पे, सामने वाले के दिमाग पे, सामने वाले की पूरी बॉडी पे इनका कंट्रोल हो जाता है। उनकी मशीनरी वायरस की मशीनरी हो जाती है। ठीक है, वायरस आर इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट सेल, बट वंस दे एंटर देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल दे टेक चार्ज ऑफ द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड डुप्लीकेट देमसेल्फ। ठीक है, वायरसेस दस कैन बी कॉल्ड इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। ये एक पार्टिकल है, वायरस एक पार्टिकल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, ये किससे बने हुए रहते हैं, प्रोटीन से बने हुए रहते हैं, सेल वेल इनके पास नहीं रहता है। ठीक है, पार्टिकल्स है ये, एक बार किसी की बॉडी में जाते हैं तो वहाँ पे जाके लोग एक्टिव हो जाते हैं। इधर ये बाहर कैसे रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, नॉर्मल ऐसे पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज बाहर कोई भिखारी था और आपको दया आ गई, आप उसको घर पे लेकर आए, चोरी करके भाग गया ऐसा दिखाते ना कई सारी मूवी में। तो भिखारी वायरस था, बाहर इनर्ट था, बाहर ऐसा दिखा रहा था जैसे में कुछ हो ही नहीं, ऐसा पड़ा हुआ था। आप घर में लेकर आए, एक्टिव हो गया और आपके घर का चार्ज वो ले लिया, है ना, पूरे घर पे उसका राज हो गया और घर पे पूरा सामान लेकर वो भाग गया। तो वैसे ही वायरस भी होते हैं, बाहर इनएक्टिव होते हैं, बट एक बार बॉडी में गए तो बॉडी में जाने के बाद ये लोग एक्टिव हो जाते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में एकदम तहलका मचा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ भी आपके हाथ में नहीं रह जाता है, सब कुछ वायरस ही परफॉर्म करता है। ओके, एज पर जेनेटिक मटेरियल वायरस आर ग्रुप्ड एज डीएनए और आरएनए वायरस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को देखते हुए, मतलब जिससे भी इनकी बॉडी बनी हुई है, जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कैरेक्टर दिखाता है। तो उसके बेसिस पर इसको डीएनए वायरस या आरएनए वायरस में क्लासीफाई किया गया। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे टोबैको मोजाइक वायरस दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो आरएनए भी आपको दिख रहा है जिसका रेडियस है 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आरएनए वायरस है हम लोगों का। फिर प्रोटीन कोड जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, वो बना हुआ रहता है कैप्सोमर से। ठीक है, और कैप्सोमर जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं पॉलीहेड्रल और हेलिकल फॉर्म में। ठीक है, कैप्सिड जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सिड क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, और वो जो भी जेनेटिक मटेरियल रहते हैं उसके आजू बाजू लगा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जेनेटिक मटेरियल जो वायरस में होता है वो तो या तो आरएनए होगा सिंगल स्ट्रैंडेड, या तो डीएनए होगा सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया सेल आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, जो वायरस बैक्टीरियल सेल को हार्म करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियल सेल को जो वायरस हार्म करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा, आप मुझे बताओ, बिकॉज मुझे तो काफ़ी दिक्कत हो रही है बोर्ड पे लिखने में, क्या मैं स्क्रीन पर पढ़ाऊँ? आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या मैं बायो का लेक्चर स्क्रीन पर लूँ, बिकॉज जब स्क्रीन पर लूँगा, अब जैसे यहाँ से मैं बुक देख के पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाए, है ना, बट जब स्क्रीन पर रहूँगा तो सारे पॉइंट्स रहेंगे। बट लीव इट, जैसा आपको समझता है आप कमेंट करिए। ओके, अगर ये ठीक लग रहा है तो चलेगा स्क्रीन पर, वरना हम लोग जाते हैं। ओके, बैक्टीरियोफेजेस विच नॉर्मली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरस जो होते हैं वो डिसऑर्डर कर सकते हैं, जैसे लीफ कर्लिंग, येलोविंग, मोजाइक फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे यह देखो टोबैको मोजाइक वायरस है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है यहाँ पे टोबैको मोजाइक वायरस में जो पत्तियाँ होती है उसमें थोड़ा सा येलोविशनेस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे बोले ना, देखो येलोविंग,
लीफ येलो होने लगती है और लीफ कर्लिंग भी हो जाती है। लीफ कर्लिंग मतलब पत्तियां मुड़ने लगती है, एकदम मुड़ के गिरने लगती है। तो ये सारी बीमारियां हो जाती है वायरस से। यू हैव हर्ड ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल और स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वगैरह सब कुछ वायरल डिजीज है। अब यहाँ पे कोरोना वायरस भी लिखेंगे अगले साल। स्मॉल पॉक्स, ओके, स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्ब्स टू कॉमन कोल्ड, वायरसेस आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मेनी डिजीज इन ह्यूमन, द लिस्ट इंक्लूड एड्स टू। देखो हमारी बॉडी में जो जुकाम भी है ना, वो भी वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से। तो अभी हम लोग कैसे बच जाते हैं राइनो वायरस से? बिकॉज हमें अभी वेल डेवलप्ड है। पहले कैसा होता था, पहले जुकाम भी हो जाए तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, आज से 500-600 साल पहले, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम था वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था। बट जैसे जैसे हम लोग ग्रो हो रहे हैं, जनरेशन आगे बढ़ रही है, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी भी चेंज हो रही है। जानते हो ना, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हमारी बॉडी पिछली जनरेशन से बेटर रहती है। तो इसमें कई सारी डिजीज हो जाती हैं और वायरस की वजह से एड्स भी होता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे देखो वायरॉइड। अब मैं वायरॉइड और लीचन के बारे में लिख के आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वायरॉइड जो कि एक वायरस का ही टाइप है, एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, तो ये जो डिजीज़ रहती है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से होती है। इसको रिपोर्ट किया था T.O. डायनर ने 1971 में। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि ये जो डिजीज़ है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, साइज इसकी काफ़ी छोटी है। तो ये जो आरएनए स्ट्रैंड था, इसी को हम लोग बोलने लगे इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड, और इसी का नाम लग दिया गया वायरॉइड। मैंने बोला ना, इन लोग बस प्रोटीन है। प्रोटीन में क्या रहेगा भाई? प्रोटीन में क्या रहेगा? प्रोटीन में अमाइनो एसिड रहेगा। अमाइनो एसिड में क्या रहेगा? कहाँ से बनता है? डीएनए आरएनए से, है ना। तो वैसे ही जो आरएनए है वो काफ़ी स्मॉलर था साइज में, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी कम था, इसीलिए जो इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड था उसका नाम रख दिया गया वायरॉइड। ठीक है, दीज इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड वायरॉइड्स। ओके, बस इतना ही आपकी बुक में दिया। फिर आते हैं लीचेंस। लीचेंस जो होते हैं ये अलगी और फंजाई के को एग्जिस्टेंस के लिए, इनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये लोग प्ले करते हैं। अलगल मेंबर द फाइबो, ठीक है, द फाइकोबियॉन्ट एज इट इज कॉल्ड मोस्टली बिलोंग टू द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब कौन? ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है, या फिर ग्रीन अलगे। जो फंगल मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं माइकोबियॉन्ट, और ये एक्सीलेंट एग्जांपल है सिम्बायोसिस के। सिम्बायोसिस मतलब प्रोसेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, हमारी बेनिफिट भी तुम्हारी बेनिफिट भी। ओके, द अलगल कंपोनेंट ऑफ लीचन प्रोवाइड फूड एज फंगल पार्ट वाइल फंगस प्रोवाइड शेल्टर टू अलगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला ना, दोनों के बेनिफिट के लिए को एग्जिस्ट करते हैं लोग। तो जो अलगल कंपोनेंट होता है लीचन का जो अलगल कंपोनेंट, लीचन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक अलगी का और एक फंगी का। ठीक है, तो जो अलगल कंपोनेंट होता है वो प्रोवाइड करता है फूड, ठीक है, फंगल पार्ट को, और जो फंगस होता है वो प्रोवाइड कर देता है शेल्टर अलगे को, है ना। तो ये को एग्जिस्ट करते हैं। लीचेंस जो होते हैं, लीचेंस एक होता है अलगल पा कंपोनेंट और एक होता है फंगल, ठीक है, फंगस। ये क्या प्रोवाइड कर देता है? शेल्टर प्रोवाइड कर देता है किसको? अलगी को। अलगी फूड प्रोवाइड कर देता है किसको? फंजाई को, है ना। तो ये लोग म्यूचुअल बेनिफिट के लिए रहते हैं। मैंने बोला ना, लीचेन जो होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं इन दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। तो लीचेंस में दो कंपोनेंट, अलगल कंपोनेंट, फंजाई कंपोनेंट। अलगे जो होगा वो फूड प्रोवाइड कर देगा फंजाई को, फंजाई जो होगा वो शेल्टर प्रोवाइड कर देगा अलगे को। ठीक है, द एसोसिएशन इज इंटेंस एंड इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम एज अ सेपरेट लिविंग बीइंग। मतलब एक ही बॉडी में ये दोनों लोग हैं, अलगी और फंजाई जो हैं ये एक ही बॉडी में है दोनों लोग, इसीलिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है कि क्या ये सच में अलग हैं, कहीं ये एक ही तो नहीं है। एक ही तो नहीं है इन लोग, मतलब दोनों एक ही तो नहीं है, बट एक ही नहीं है, लोग अलग हैं। बट ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि जो अलगी वाला पार्ट होगा वो फूड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, और ये जो होगा वो शेल्टर प्रोवाइड कर देगा। इसने घर बना दिया, इसने घर में खाना बना दिया, और क्या चाहिए? कपड़े तो चाहिए नहीं इनको। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के लीचेंस, समझ गए? हो गया। और भी देखो है, द अलगल कंपोनेंट ऑफ लीजन प्रोवाइड फूड टू फंगल पार्ट और शेल्टर एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल टू अलगा। ठीक है, और ये साथ ही में वाटर और मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है अलगे के लिए, समझ गए? लीचेंस जो होते हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं अलगे और फंगस के लिए। इसमें जो अलगल वाला कंपोनेंट होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, और जो फंगस वाला कंपोनेंट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। भले ही लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, बट अगर पॉल्यूशन हो जाए तो ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, मतलब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है,
मतलब वहाँ से ये भाग जाते, जहाँ पे भी पॉल्यूशन रहता है वहाँ से ये भाग जाते। तो आपके एरिया में अगर लीचेंस पाए जाते तो समझ लेना पॉल्यूशन नहीं है, और अगर लीचेंस नहीं पाए जाते तो समझ लेना पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। ठीक है, और साथ ही में इन लोग सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक स्पेसिफिक एसिड को इम्पार्ट करके। ठीक है, सॉइल बनाते इन लोग, एक स्पेसिफिक एसिड इन लोग के ही पास रहता है, यूनिक रहता है, उससे इन लोग सॉइल फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए, लीचेन और वायरॉइड्स। वायरॉइड्स में ये डिजीज़ होती है, डिजीज़ टीओ डायनर ने खोजा था और उन्होंने बताया कि ये आरएनए की वजह से होता है। आरएनए साइज में काफ़ी छोटा है और उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है, आरएनए स्ट्रैंड से बना हुआ है, आरएनए स्ट्रैंड है ये आरएनए स्ट्रैंड ही है। ठीक है, और वो इन्फेक्सेशियस है तो उसका नाम रख दिया हुआ है वायरॉइड। और जो लीचेंस होते हैं, लीचेंस जो होते हैं वो कोएग्जिस्ट करते हैं अल्गल और फंजाई के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अलगी जो होगा वो फूड प्रोवाइड कर देगा, फंगी जो होगा वो शेल्टर प्रोवाइड कर देगा। इनको क्लासीफाई करना तो डिफिकल्ट है, बट हाँ ये दोनों सेपरेट लिविंग बीइंग है। ये हो गया। फिर इन लोग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, सेंसिटिव टू पॉल्यूशन है। फालतू बातें हम लोगों ने आज कर ली, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया। ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। ठीक है, बोर्ड के लिए, नीट के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? बोर्ड में आपको बायोमॉलिक्यूल से आएंगे, सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह कर लेना, एक्सरसाइज रट लेना। एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक्सरसाइज रट ली और टेक्स्ट बुक नहीं रीड की तो भी चल जाएगा काम। ठीक है, ऐसा सिस्टम है। चलो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में शुरू करेंगे किंगडम प्लांटे, और अभी तो मंडे ट्यूसडे फिजिक्स के वीडियोस आएंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर मैथ, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो, चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।